डियर स्टूडेंट्स, पिछले टर्म में हमने आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया था और उसको आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा। और आज हम आपको ब्लॉक डायग्राम, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम के बारे में आपको बताएंगे। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम में ये दिखाया गया है कि किस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है, अर्थात कंप्यूटर का फंक्शन क्या है, किस तरीके से काम करता है, वो जो है दिखाया गया है। तो आप चित्र में देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको कंप्यूटर के पूरे ब्लॉक डायग्राम को 3 भागों में डिवाइड किया है: इनपुट, सीपीयू और आउटपुट यूनिट। ठीक है, ये पहले ही बताया था कि इनपुट से डेटा हम एंटर करते हैं, सीपीयू में प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट से रिजल्ट मिलता है सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के रूप में। तो अब हम बताते हैं कि किस तरीके से जो है वर्क करते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर कैसे काम करता है। मान लिया हम मानते हैं कि कोई फाइल जो है हमने बनाई, कोई हम फाइल बना रहे हैं छोटी सी, एमएस वर्ड में हम कुछ काम कर रहे हैं। तो एमएस वर्ड के फंक्शन को हम बाद में सोचेंगे, सबसे पहले सोचते हैं कि हम किस तरीके से जो है अपना डेटा हम दे रहे हैं, कोई बटन दबा रहे हैं तो किस तरह से वो काम करता है। तो मान लिया कोई फाइल बना रहे हैं और इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को, मान लिया यहाँ से हमने इनपुट डिवाइस से कोई कीबोर्ड से हमने कोई बटन दबाया, ठीक है। वो बटन आपको मालूम होना चाहिए एक अलग से कि जो बटन है वो बटन ABCD 1 2 3 सॉरी फंक्शन कीज हैं, सभी प्रकार के बटन हैं। ये बटन जो है इन बटन का सबका अपना एक कोड होता है, जिसे हम कहते हैं ASCII कोड, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड फॉर इंटरफेस इंटरचेंज। वो कोड डेसिमल नंबर में होता है और वो डेसिमल नंबर जाकर के बाद में बाइनरी में कन्वर्ट होता है। तो इनपुट डिवाइस द्वारा हमने मान लिया कोई बटन दबाया, ABC जो भी बटन दबाया, वो जो है सबसे पहले यहाँ से जो बटन दबा वो सबसे पहले मेन मेमोरी के पास आया। मेन मेमोरी उसे एक्सेप्ट करके उसे ए कंट्रोल यूनिट और ALU के पास, कंट्रोल यूनिट उसे ALU के पास भेजता है। ठीक है, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए तो वो नंबर जो है मेमोरी यूनिट के पास आया है, मेन मेमोरी के पास आया है। मेन मेमोरी दैट मीन्स रैम के पास में, नो रोम, रैम के पास में। और रैम के पास आने के बाद उस मैसेज को उसने कंट्रोल यूनिट के पास भेजा और कंट्रोल यूनिट जो है उसे पहले चेक करेगा कि ये जो भी है सही इंस्ट्रक्शन आया है कि नहीं आया है। फिर उसके बाद वो ALU के पास भेजेगा। ALU अपने सर्किट के द्वारा उसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा और बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के बाद उसे अपने पास बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा। और मेन मेमोरी का क्या काम होता है, जैसे ही कोई इंस्ट्रक्शन आया तो उसका एक पहले एड्रेस, एक अस्थायी एड्रेस भी क्रिएट करता है, अस्थायी एड्रेस क्रिएट कर देता है। और अस्थायी एड्रेस क्रिएट करने के बाद इस जो है उसका ऑपरेशन ALU के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। ALU इस तरह से यूजर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन की साइकिल चलती रहती है, इस तरह से चलती रहती है। अगर कोई एरर मैसेज आता है तो कंट्रोल यूनिट उसे आउटपुट यूनिट के द्वारा बता देता है। ठीक है, तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। जब यूजर फाइल को सेव करता है, अब यानी कि हमारे पास क्या हुए, बहुत सारा डेटा जो हमने टाइप किया है वो सब एक मेन मेमोरी में उसके एड्रेस अस्थायी तौर पे स्टोर हो गए। ALU के पास वो कन्वर्जन हो गया, उसके पास बिट्स के रूप में उसका कन्वर्जन हो गया। ठीक है, तो ये सब कन्वर्जन होने के बाद उसके एड्रेस अस्थायी तौर पे एड्रेस मेन मेमोरी के पास रहने के बाद अब उनको स्थायी करना है। तो जैसे ही हम उसको सेव करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, तो फाइल सेव करने के बाद सीधे ALU उन अस्थायी एड्रेस को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में सर्च करता है और वहां पर जाकर के उन बिट को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये CPU का पूरा काम होता है। तो वही अस्थायी एड्रेस स्थायी रूप से स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो जाता है और उसमें एड्रेस भी स्टोरेज डिवाइस में पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी फाइल क्रिएट हो जाती है और फाइल सेव हो जाती है। ठीक है, इसका दूसरा पहलू लेते हैं। मान लिया कोई फाइल है, उसे हमें ओपन करना है। ठीक, ओपन करने पर क्या होता है कि मान लिया कोई फाइल है, 5 KB की फाइल है। ठीक है, यानी 5 KB का मतलब क्या है, 5 इंटू 1024 बाइट इंटू 8 बिट, इतने बिट स्टोरेज डिवाइस में स्टोर है। ठीक है,
अब उन स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होने पर उन बिट्स के जो एड्रेस हैं, जो हमने पहले ही बताया है कि जब हम फाइल क्रिएट करते हैं तो उनके एड्रेस भी होते हैं, वो एड्रेस जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में भी स्टोर होते हैं, और जो हम बिट जो कन्वर्ट होते हैं वो अलग अलग ट्रैक और अलग अलग सेक्टर्स में स्टोर होते हैं। अब उन अनयूजली यूजली तो एक ही ट्रैक में रखा जाता है, और सेक्टर्स हो सकता है उस ट्रैक में अलग अलग सेक्टर्स में हो सकते हैं, जिससे ज़्यादा सर्च करने में परेशानी ना हो। ठीक? तो यहाँ पर जो है क्या करते हैं कि जो है जो हमें फाइल ओपन करनी है, उनके जो बिट्स हैं, बहुत सारे बिट्स हो गए, 5 into 1024 into 8 बिट, उन बिट को वो बिट कहीं सिलेंडर में, किसी ट्रैक में, किसी सेक्टर में स्टोर है। तो उन फाइल को, अनमैनेज बिट को सबसे पहले मैनेज करना है। अनमैनेज बिट है, अलग अलग पड़े हुए हैं, उनको क्या करना है, मैनेज करना है। मैनेज करने के लिए उनके एड्रेस मेमोरी से एड्रेस को रैम के पास भेजते हैं। ठीक है, इनके जितने भी एड्रेस हैं उन एड्रेस को जो है रैम के पास भेजा जाता है, और वो रैम जो है कंट्रोल यूनिट के पास भेजा। कंट्रोल यूनिट बीच में मीडिएटर का काम करता है, वो सभी चीजों को जो भी चीज होगी उसके पास से गुजरेगी काम करने के लिए। तो रैम उसे कंट्रोल यूनिट के पास भेजता है, कंट्रोल यूनिट उसे चेक करने के बाद उन एड्रेस के अकॉर्डिंग एएलयू के पास भेजने के बाद एएलयू जो है उसके अकॉर्डिंग उसे मैनेज करता है, और मैनेज करने के बाद जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है, और ये प्रोसेस कब तक चलता रहता है, जब तक जो है उसके बिट जो है मैनेज नहीं हो जाते हैं। ऑल बिट सर्च होने के बाद आउटपुट डिवाइस के द्वारा वह फाइल हमें ओपन होकर के दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो ये जो है पूरी तरीके से कंप्यूटर इसी तरीके से काम करता है। इस बीच में कोई भी प्रोसेस कंट्रोल यूनिट को दिक्कत होती है तो कंट्रोल यूनिट जो है वहाँ पर ब्रेक लगा लेता है, यानी कह सकता है कि जो है आउटपुट यूनिट के द्वारा हमें, कंट्रोल यूनिट पहले तो दोबारा से रीचेक करने के लिए कहेगा उस डिवाइस को कि दोबारा से रीचेक कर दिया कहा जाए, एएलयू उसे रीचेक करेगा, और फिर भी अगर उसे एरर आती है तो एएलयू दोबारा से कंट्रोल यूनिट के पास भेजेगा, कंट्रोल यूनिट दोबारा से उसे चेक करेगा, अगर चेक हो गया तो सही है तो ठीक है, नहीं है तो वो आउटपुट यूनिट से के द्वारा हमें मैसेज भी दिखा सकता है। ठीक है, कभी कभी हमने देखा है कि हम बहुत सारी फाइलों को यूज करते हैं, एक साथ फाइलें खोल देते हैं और हमारा सिस्टम हैंग होने लगता है। तो क्या कंडीशन है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमने मान लिया कोई फाइल, बहुत सारे फाइलों को ओपन किया, अब मेमोरी यूनिट के पास लोड बढ़ गया, उसके पास बहुत सारे एड्रेस आ गए। वो एड्रेस क्या होंगे, उन एड्रेस में जो है उन एड्रेस को कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि एड्रेस को मैनेज करने के लिए उसे बहुत सारी स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, और वो जगह उसके पास कम है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, एक और मेमोरी काम में आती है जिसे हम कहते हैं कैश मेमोरी, CACHE, कैश मेमोरी। वो कैश मेमोरी अस्थायी तौर पर डेटा को स्टोर करने के काम आते हैं। ठीक है, अस्थायी तौर पर डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं उस कैश मेमोरी में। तो कैश मेमोरी में मान लिया रैम के पास ज़्यादा बर्डन आ गया, ज़्यादा बोझ आ गया, ज़्यादा जो है उसके पास डेटा एड्रेस आ गया, तो उन एड्रेस को वो क्या करता है, कैश मेमोरी अपनी एक जगह बना लेता है, कहाँ पर, सेकेंडरी स्टोरेज में, और वहाँ पर उस डेटा को स्टोर करते रहता है, रखता रहता है, और जैसे ही वो खाली होता जाता है वहाँ से वो डेटा लेता रहता है। तो इस तरह से कैश मेमोरी सभी जगह पर काम करती है। सीपीयू में भी कैश मेमोरी होती है जो कि प्रोसेसर होता है, एएलयू, और रैम में भी होती है और हार्ड डिस्क में होती है। तो जहाँ पर डेटा ज़्यादा स्टोर होता जाता है वहाँ पर जो है वो अपनी एक टेम्परेरी मेमोरी क्रिएट करता है, और टेम्परेरी मेमोरी क्रिएट करने के वहाँ पर अपने डेटा को स्टोर करता रहता है। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से कि किस तरह से कंप्यूटर काम करता है। तो अब हम उसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण बता देते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या है? द कंट्रोल यूनिट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का एक मेन कंपोनेंट है, दैट डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। इट टेल्स द कंप्यूटर्स मेमोरी, अर्थमेटिक, एएलयू एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये सभी को इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे आपको काम करना है, आप काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका वर्क सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाउ टू रिस्पॉन्ड द इंस्ट्रक्शन दैट हैव बीन सेंट टू द प्रोसेसर। द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल एंड मॉनिटर कम्युनिकेशन बिटवीन द हार्डवेयर अटैच्ड टू द computer. It controls the input and output of data, check that signals have been delivered successfully. Control the input and output of the data, check
सिग्नल्स को चेक भी करेगा, हैव बीन डिलीवर्ड सक्सेसफुली। चेक द डेटा गॉन टू करेक्ट प्लेस, और डेटा जो है सही जगह पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है उसे भी वो चेक करता है। बहुत सारे काम वर्क हैं, आप लोग और भी सर्च करके देख सकते हैं। ALU, द ALU परफॉर्म्स सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड लॉजिक ऑपरेशन। लॉजिक ऑपरेशन भी करता है। ALU का काम, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम सबसे मेन काम है एडिशन, जो भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन है वो करता है। लॉजिक कैलकुलेशन है, लॉजिक कैलकुलेशन एंड और इस तरीके से गेट्स बने हुए होते हैं, गेट के बारे में आगे पढ़ेंगे। जैसे मान लिया A एंड B, ए और बी, ठीक है। तो ए एंड बी यानी कि दोनों में से ट्रू हो सकता है, यानी ट्रू और फॉल्स पे की कंडीशन पर डिपेंड होता है। तो ALU इस तरीके से काम करता है। द कंट्रोल यूनिट टेल्स द ALU व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म ऑन दैट डाटा एंड द ALU स्टोर द रिजल्ट इज एन आउटपुट रजिस्टर। ALU ही जो है आउटपुट रजिस्टर में अपने रिजल्ट को स्टोर करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी प्रोसेस होने के बाद जब स्थायी तौर पर डेटा स्टोर किया जाता है तो ALU उसमें काम करता है और वो स्थायी तौर पर वहां पर डेटा को स्टोर करता है रजिस्टर्स के द्वारा। द ALU uses operand and codes that tells it which operation to perform for input data, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट एंड नाउ मेमोरी यूनिट। मेमोरी के बारे में बहुत बड़ा पार्ट है मेमोरी, हम आपको बताते हैं मेमोरी क्या है। जैसे मेमोरी आप लोग जानते ही हैं कि जैसे हमारे शरीर के अंदर भी मेमोरी होती है। दो तरीके की मेमोरी होती है, एक टेम्पोररी मेमोरी और एक परमानेंट मेमोरी, है ना। तो इसी तरह से कंप्यूटर के पास भी दो तरीके की होती है, टेम्परेरी और परमानेंट, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। और एक कैश मेमोरी, जो कि हमने आपको बताया कि कैश मेमोरी भी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए। प्राइमरी मेमोरी, जिसमें हम रैम और रोम दोनों होती हैं, यानी प्राइमरी मेमोरी स्थायी भी हो सकती है और अस्थायी मेमोरी भी हो सकती है, ठीक है। स्थायी और अस्थायी प्राइमरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी स्थायी मेमोरी कहलाती है। हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD, DVD, जिप डिस्क, ये जो है सेकेंडरी मेमोरी है जो कि हम लोग यूज करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। प्राइमरी मेमोरी में रैम है जो कि स्थायी मेमोरी कहलाती है, और रोम सॉरी सॉरी रैम अस्थायी मेमोरी है यानी टेम्परेरी मेमोरी है, और रोम इज अ परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। तो रैम को भी, रैम दो तरीके की आती हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। और रोम जो है पहले रोम रीड ओनली मेमोरी, पहले तो इनकी फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैम रोम फ्रॉम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज अ टेम्परेरी मेमोरी। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द CPU, ठीक है। ये डायरेक्टली CPU यानी ALU और उसके रजिस्टर्स के पार्ट से जो है डायरेक्टली अटैच रहता है। इट इज वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल क्या है? वॉलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी आप सीधे समझ सकते हैं कि एक तरीके से अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर अगर कंप्यूटर ऑफ हो गया तो उसमें जो डेटा स्टोर है वो परमानेंटली ऑफ हो जाएगा, यानी कि इरेज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, कंप्यूटर बंद होने के बाद भी उसमें जो है डाटा स्टोर रहता है। दिस इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, दिस इज स्थायी मेमोरी, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ मेमोरी कैन नॉट स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम इसमें डेटा स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है ना। वास्ट मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क के बराबर हम डेटा स्टोर कर लें, ऐसा नहीं होता है। द प्राइमरी मेमोरी यूजुअली स्टोर द डेटा एंड इमीडिएटली कैलकुलेशन रिजल्ट। प्राइमरी मेमोरी तुरंत डेटा स्टोर करता है, स्टोर करने के लिए होता है, और डेटा इमीडिएटली कैलकुलेशन को रिजल्ट। प्राइमरी मेमोरी सच एज रैम एंड रोम, ठीक है। नेट सेकेंडरी मेमोरी, दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, स्थायी मेमोरी कहलाती है। सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट स्टोरेज मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी कहलाती है। सेकेंडरी मेमोरी सच एज हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, CD, DVD। फ्लैश ड्राइव इज सेकेंडरी मेमोरी। फ्लैश ड्राइव में क्या होता है, पूरा जो डेटा होता है वो पेज के रूप में आता है। अभी हमने देखा कि CD वगैरह में डेटा
डिजिटल के रूप में आता है, लेकिन वो किस में स्टोर होता है, 1 0 और 1 के रूप में स्टोर होते हैं, ठीक है, अलग अलग ट्रैक और सेक्टर्स में। यहाँ पर पूरा एक पेज बन जाता है और उस पेज इमेज के रूप में, यानी इमेज भी होता है तो वो डिजिटल के रूप में ही इमेज होती है, उससे कन्वर्ट होता है, तो फ्लैश ड्राइव पे यानी पेज के रूप में हमारा डेटा स्टोर होता है। तो फ्लैश ड्राइव इज सेकेंडरी मेमोरी सच एज पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। नाउ रैम, random access memory. This type of memory is temporary memory and शॉर्ट टर्म डेटा स्टोरेज, कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी है ना। while program or file is in use and once you turn off the system it closes all function and programs running on it। पहले ही मैंने बताया था कि हम जब भी डेटा कोई देते हैं तो रैम के पास जाता है, वो भी अस्थायी तौर पर जो है अपने डेटा को स्टोर करता है, ठीक है ना। अस्थायी तौर पर यहाँ पर एड्रेस क्रिएट करता है और एड्रेस क्रिएट करने के बाद जो है वो आगे प्रोसेस करता है, तो वो अस्थायी एड्रेस क्रिएट किए जाते हैं यहाँ पर। इट इज अ volatile memory. RAM allow you to access multiple program at once with speed and efficiency। रैम की स्पीड काफ़ी होती है, ठीक है, मल्टीपल प्रोग्राम्स, एक से ज़्यादा कई प्रोग्राम्स जो है वो एक साथ उनको जो है एक्सेस कर सकता है। रैम हैज़ टू टाइप, स्टैटिक एंड डायनेमिक रैम। अब रैम दो तरीके की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम हम लोग जो यूज़ करते हैं वो डायनेमिक रैम यूज़ करते हैं। स्टैटिक रैम जो है काफ़ी कॉस्टली होती है और इसको काफ़ी पावर की आवश्यकता होती है। SRAM रिक्वायर अ कांस्टेंट पावर फ्लो इन ऑर्डर टू फंक्शन because the continuous power SRAM does not need to be refreshed to remember the data being stored। SRAM को जो है तुरंत डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना डेटा को स्टोर करके रखता है। वाई SRAM इज कॉल्ड स्टैटिक, स्टैटिक मीन्स स्थाई, है ना, जनरली वर्ड है, स्टैटिक इज स्थाई, डायनेमिक इज अस्थाई। इज कॉल्ड स्टैटिक यानी बहुत देर तक अपने डेटा को स्टोर करके रख सकता है, यानी कि पावर इसमें कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए। नो चेंज और एक्शन रिफ्रेशिंग इज नीडेड टू कीप डेटा इंटैक्ट। हाउएवर SRAM इज अ volatile memory which means that all the data that had been stored becomes lost when the power is cut off। हाँ, लेकिन पावर अगर चली जाएगी तो वो बंद हो जाएगा, लेकिन काफ़ी देर तक वो रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती इसे। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग SRAM DRAM आर लोअर पावर कंज्यूमशन एंड फास्टर एक्सेस स्पीड। द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग SRAM are lesser memory capacity and higher cost of manufacturing. Because of these characteristics, SRAM is typically used in। Now, dynamic RAM। DRAM रिक्वायर अ पीरियोडिक रिफ्रेश, यानी कि ये समय समय पर रिफ्रेश होती रहती है, ठीक है ना। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही कि समय समय पर रिफ्रेश होती रहती है, तो जैसे ही काम होता जाता है उसमें रिफ्रेश होने के बाद उसे तुरंत पावर चाहिए और पावर लेने के बाद वो तुरंत जो है डेटा ले लेता है। पावर इन ऑर्डर टू फंक्शन, द कैपेसिटर दैट स्टोर डेटा इन DRAM ग्रेजुअली डिस्चार्ज एनर्जी। नो एनर्जी मीन्स द डेटा बिकम लॉस। This is why DRAM is called dynamic, constant change or action. Refreshing is needed to keep data intact. DRAM is also a volatile memory, which means that all the stored data becomes lost when the power is cut off. The advantage of using DRAM, SRAM are lower cost of manufacturing and greater memory capacity. The disadvantage of using DRAM, SRAM are lower versus SRAM are slower access speed and higher power consumption. Because of these characteristics, DRAM is typically used in system memory and video graphical memory। तो आजकल हम लोग जो यूज़ करते हैं डिजिटल डायनेमिक रैम DDR यूज़ करते हैं। रोम, रोम रीड ओनली मेमोरी है। ये जनरली हम बूटेबल प्रोग्राम के लिए यूज़ करते हैं। जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो आपने देखा होगा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो हम कुछ करते नहीं, अपने आप कुछ चलता रहता है उसके अंदर, तो वो किस में स्टोर होता है, रोम प्रोग्राम में स्टोर होता है, ठीक है। उसका काम क्या होता है, जो भी कंप्यूटर के अंदर डिवाइसेस हैं उन सब डिवाइस को ओपन करना, एक्टिव करना। तो रोम इज परमानेंट मेमोरी वेयर डेटा स्टोर एट लॉन्ग टाइम, इसमें डेटा लंबे समय तक स्टोर रहता है। इट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एंड फ्लैश मेमोरी चिप है। रोम मेमोरी हैव वेरी फ्यू मेमोरी, बहुत कम इसका साइज होता है।
बायोस प्रोग्राम आर स्टोर इन रोम। बायोस प्रोग्राम जो है वो रोम में स्टोर होता है, यानी रोम का जो अपना एक प्रोग्राम है वो बायोस प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इस प्रोग्राम के द्वारा आप अपने डिवाइस, कंप्यूटर की डिवाइस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कि मान लिया आपकी डिवाइस में CD ड्राइव है, उसे आपको इनएक्टिव करना है तो आप वहां से इनएक्टिव कर दीजिए, जिससे आपका CD ड्राइव नहीं चलेगा। नेटवर्क स्लॉट आपको इनएक्टिव करना है, वहां से नेटवर्क स्लॉट इनएक्टिव कर दीजिए, आपका नेटवर्क नहीं चलेगा, कोई भी कुछ भी करता है। तो बायोस प्रोग्राम जो है डायरेक्टली जो है परमानेंट मेमोरी रोम के अंदर स्टोर होता है। बूटेबल प्रोग्राम इज स्टोर इन रोम, पहले ही बताया मैंने। रोम हैज PROM प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। तो ये रोम के लेटेस्ट वर्जन है और आजकल डबल EPROM का ही यूज़ किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में। तो ये हमने आपको आज ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताया है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, रीड करिएगा, और जो भी परेशानी है वो आप जो है मेरे कमेंट में, जो यूट्यूब के चैनल के कमेंट में भी आप डाल सकते हैं और व्हाट्सएप में भी आप मेरे डाल सकते हैं, मेरे नंबर पे डायरेक्टली। थैंक यू।